तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम किशोर अवस्था का जो इकाई है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में बहुत सारी बातें की, जैसे कि किशोर अवस्था में कुपोषण के कारण क्या क्या है, स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार की कौन कौन सी है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से जो दुष्प्रभाव होते हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, है ना। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के कारण और उनके कुप्रभाव क्या क्या है। तो बेटा, जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में अग्रगणी स्थान है ना। सन 2011 में उसकी जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 21 करोड़ थी। 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण हैं, और वो क्या कारण है वो जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है। और इसका पहला कारण बताया जा रहा है इस देश की गर्म जलवायु। देश की गर्म जलवायु। दूसरा कारण बताया है विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता। तीसरा कारण है कम उम्र में विवाह। यौन शिक्षा का अभाव। परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी। परिवार नियोजन के उपायों की उपायों की सीमित जानकारी। और चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। तो ये सारे जो है कारण है भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण। ठीक है। ये सभी जो वस्तुताएं हैं, ये सभी जो मैंने आपको बताई, जैसे कि देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन एवं उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों की बढ़ोतरी। तो इन सभी के कारण ही हमारे देश में क्या है, जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों में लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है ना। हमें पता है जब हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो प्रति व्यक्ति को मिलना क्या होगा, कम हो जाएगा या पूरा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर भी क्या हो सकता है, बुरा प्रभाव हो सकता है। अब जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को हम कैसे समझ सकते हैं। अब जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इससे बहुत सारे कुप्रभाव है। अब इसके कुप्रभाव क्या क्या, अब तो हमने कारण देख लिए कि क्या क्या कारण है जिससे कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे कुप्रभावों की, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले कुप्रभावों के बारे में हम बातचीत करते हैं। पहला, जनसंख्या अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा,
प्रति व्यक्ति की आय में कमी आ जाएगी, है ना। प्रति व्यक्ति आय में कमी, आय में कमी होगी या निर्धनता आएगी। निर्धनता ये एक बहुत बड़ा कुप्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का। दूसरा है खाद्य सामग्री की कमी। खाद्य सामग्री, जब इतने सारे लोग होंगे तो जाहिर की बात है कि क्या होगी, खाद्य सामग्री की कमी होगी, है ना। और महंगाई, है ना, महंगाई होगी। आवास सुविधाओं में कमी हो सकती है। आवास सुविधाओं में, आवास सुविधाओं में कमी। फिर पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण हो सकता है। पर्याप्त आहार न मिलने पर, न मिलने पर क्या हो सकता है, कुपोषण की समस्या हो सकती है। कुपोषण। अब स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना। जब महंगाई बढ़ेगी, जब जनसंख्या की वृद्धि होगी, तो क्या होगा, स्वास्थ्य स्तर, स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, निम्न होना भी इसमें हो गया। अब छठवा है शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं में कमी हो सकती है ना। जनसंख्या वृद्धि है तो फिर जाहिर सी बात है, क्या क्या हो सकता है कि आपको शिक्षा, एजुकेशन, है ना, शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन, परिवहन, इन संबंधी सुविधाओं में भी कमी होगी। और क्या होगा, रोजगार में कमी, रोजगार में कमी हो जाएगी और अपराध जो है उसमें भी वृद्धि होगी, है ना। रोजगार में कमी होगी, भाई लोग क्या करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो क्या रोजगार में कमी होगी, नौकरियां नहीं होंगी, रोजगार में कमी। और इसका एक कारण है जो है अपराध में वृद्धि होगी, अपराधे होते रहेंगे, अपराध में वृद्धि। ठीक है। तो ये सब बहुत सारे दुष्प्रभाव या कुप्रभाव है, किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या क्या है, प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी या निर्धनता ज्यादा होगी, खाद्य सामग्री की कमी हो जाएगी, महंगाई ज्यादा है तो खाद्य सामग्री कम होंगे, लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, आवास सुविधाओं में कमी हो जाएगी, पर्याप्त आहार ना मिलने पर कुपोषण होना जाहिर की बात है, स्वास्थ्य स्तर पर निम्न, है ना, का जो स्तर है वो निम्न हो जाएगा, शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन से संबंधी सुविधाओं में भी कमी हो जाएगी, रोजगार में कमी हो जाएगी, अपराधों में वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले क्या है, कुप्रभाव है ना। अब परिवार अब जो जन्म नियंत्रण है ना, जन्म, अब इससे क्या होगा कि हमें इतने सारे कुप्रभाव है इनके, तो क्या करना पड़ेगा, जन्म नियंत्रण करना पड़ेगा। अब जन्म दर में कमी करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है। क्या है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन एक बहुत ही अच्छा उपाय है, परिवार नियोजन। ठीक है, जिसके द्वारा
परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखा जाता है। परिवार में सीमित बच्चे होने पर सभी बच्चों को भोजन मिल सकता है, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं आसानी और सुलभ से प्राप्त हो सकती हैं, है ना। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि है, अगर परिवार में ज्यादा बच्चे हैं, तो बहुत परेशानी होगी उन बच्चों को। प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा, कपड़े ढंग से नहीं पहनने को मिलेंगे, ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाएगी, स्वास्थ्य तथा सुविधाएं आसानी से सुलभ नहीं होंगे। तो ये जो है परिवार नियोजन, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का। अब जन्म नियंत्रण के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आकाशवाणी, समाचार पत्र, दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से क्या कर रहे हैं, प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। साथ ही दीवारों पर पोस्टर, बैनर लगाकर जनसंपर्क द्वारा भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। किसके लिए? परिवार नियोजन के लिए। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्गत क्या आ रहा है? सरकार जो है आकाशवाणी हो या समाचार पत्र के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा विस्तृत रूप से क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार कर रहे हैं जन्म नियंत्रण के बारे में। और साथ ही पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं, जनसंपर्क द्वारा लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रेरित करते जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा शिविर लगाकर लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उन्हें निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो बेटा, परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है? परिवार में जैसे अब इसी के अंतर्गत आता है परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। अब परिवार में बच्चों के को जन्म को नियंत्रित रखना क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखना, जन्म को नियंत्रित रखना, बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखना, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, यानी कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य को क्या करना? बेहतर बनाना। इनके उद्देश्य के द्वारा ही परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया बेटा? परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। ठीक है, परिवार नियोजन के बदले परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया, बदलकर रखा गया। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। क्या है ये? किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में 2 बच्चों की संकल्पना दी गई है, जिसके अंतर्गत हम दो हमारे दो का नारा जो है वो प्रचलित है। हम दो हमारे दो, यानी कि हम माता पिता एक दो, ठीक है, हमारे 2 बच्चे, इस प्रकार से। तो ये जो नारा है ये बहुत ही प्रचलित नारा है। 2 बच्चों के बीच कम से कम कितने वर्षों का अंतराल होना चाहिए? कम से कम 3 वर्षों का। जैसे कि ये चुन्नू है ना, चुन्नू है ये, और चुन्नू के पैदा होने के बाद, चुन्नू के पैदा होने के बाद 3 साल का अंतर रखने के बाद फिर एक बच्चा पैदा हुआ, मुन्नू। ठीक है, तो 2 बच्चों के बीच में कितने साल का अंतराल होना चाहिए? 3 साल का अंतराल होना चाहिए। और बेटा हो या बेटियां हो, दोनों समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि
वही उनका मौलिक अधिकार है। ये नहीं कि लड़के हैं तो लड़कों को पढ़ाए जा रहे हैं और लड़कियों को कोई शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़कियां सभी बराबर है। तो उनको क्या है, उनको शिक्षा देना जो है, उनके लिए जो शिक्षा है, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, दोनों को ही समान शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है। अब वर्तमान समय में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के को जो है सार्थक बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ेंगे। वो है मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। कौन कौन सी है वे, जरा देख लेते हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं बनाए रखे हैं, जो खासकर कहाँ को, जो है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उसको सार्थक बनाने के लिए, उसके उद्देश्य से सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। उनमें से 3 है। एक है मिशन इंद्रधनुष। कौन सा है? मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष पहला तो ये है। दूसरा है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। तीसरा है राष्ट्रीय राष्ट्रीय एम्बुलेंस एम्बुलेंस सेवा। तो इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम जो है सरकार ने परिवार कल्याण मंत्रालय के ने जो है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। इनमें से 3 जो हमें पढ़ना है वो है मिशन इंद्रधनुष, दूसरा है जननी सुरक्षा योजना और तीसरा है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, अब ये क्या क्या है जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए, पहला है हमारा, यस, पहला है हमारा मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। ये देखो, ये मिशन इंद्रधनुष क्या है बेटा? तो इसका उद्देश्य क्या था? सन 2020 तक, ठीक है, सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना। किसके लिए था ये? टीकाकरण के लिए। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 रोग जैसे कि डिफ्टीरिया, खाली खांसी, टेटनस, पोलिया, तपेदिक, खसरा तथा क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस रोगों की जैसे रोग हैं, वैसे बीमारियों से टीके लगाकर, ठीक है, बच्चों को इन रोगों से या इन बीमारियों से सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो कौन से 7 रंग, जो 7 रंग यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं आपको पता है। तो यानी कि मिशन इंद्रधनुष का मतलब क्या है कि सभी बच्चों को, भारत के सभी बच्चों को 2020 तक सभी बच्चों को टीकाकरण करना, ठीक है, जिससे कि ये जो 7 रंग है इंद्रधनुष के, वो किसका वो है, प्रतीक माने गए हैं? ये 7 खतरनाक रोगों से बचाव के लिए है। वो कौन से हैं? डिफ्टीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलिया, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी। तो इन बीमारियों को क्या बोलते हैं, बच्चों के में आने से रोकने के लिए टीके बच्चों को लगाकर इनसे उनको सुरक्षित रखा जाए। तो इस क्या बोलते हैं, इस क्या
इसके कारण जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना को लेकर आए गए हैं। ठीक है। अगला है जननी सुरक्षा योजना। कौन सा बेटा? जननी सुरक्षा योजना। अब ये जननी सुरक्षा योजना क्या है? जननी सुरक्षा योजना यानी इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1,000 रुपए, अब तो पैसे और भी बढ़ गए हैं, 5,000 6,000 सब हो गए, ठीक है, 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता, यानी कि उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इसका जो है क्या किया गया है, इस योजना को शुरू किया गया है। वो है जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया है। अगला है, अगली जो योजना हमें पढ़ना है वो है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। क्या है? राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस आपको पता है क्या है, देख रहे हो आप लोग। तो इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को चौबीसों घंटे, चौबीसों घंटे निशुल्क, यानी कि कोई पैसा उनसे लिया नहीं जाएगा, निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। और एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त करने के लिए फोन नंबर, फोन पर क्या लिखना चाहिए, प्रादेशिक सेवा अगर है तो आप कौन से नंबर घुमाएंगे? 108, 102 नेशनल सेवा डायल करना होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से नंबर बताए मैंने? 108 और 102। ये जो नंबर है ये किस लिए है? ये 108 है तो ये प्रादेशिक सेवा के लिए, और 102 है वो नेशनल सेवा के लिए। इनको घुमाने से आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं, और ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां की महिलाओं और बच्चों के लिए ये सुविधाएं प्राप्त कराई जा रही है। तो इतनी बातें हमने आज की कक्षा में की, और इसी के साथ अब ये हमारा जो चैप्टर है किशोरावस्था, इस चैप्टर का यहीं पर हम लोग एंड कर देते हैं। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब हम एक नई कक्षा यानी कि नई क्लास में एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे आपके पास, जिसका नाम है दिव्यांगता। ठीक है, तो उसके लिए सभी तैयार रहिएगा, जरा पढ़कर आइएगा पुस्तक को, हम उसको अगले क्लास में लेंगे। इसी के साथ ही आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।